हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर हम अल्जाइमर डिजीज़ की डेफिनेशन की बात करें तो अल्जाइमर डिजीज़ इज़ अ टाइप ऑफ सेनाइल डेमेंशिया विच ऑकर्स एज द एज इंक्रीजेज। अल्जाइमर डिजीज़ एक तरह की सेनाइल डिमेंशिया होती है जो कि उम्र के साथ साथ बढ़ती है। इट इज़ अ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़, यानी इसमें न्यूरॉन्स का डिजनरेशन होता है, स्पेशली कहाँ पर, स्पेशली इन द कॉर्टेक्स रीजन। अब डिजीज़ को पढ़ने से पहले इसमें जो टर्म आ रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेनाइल डिमेंशिया, हमें ये जानना है कि डिमेंशिया क्या होता है। डिमेंशिया की हम बात करें तो डिमेंशिया खुद एक डिजीज़ होती है, बट इसको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में डिफाइन किया जाता है, जैसे पुअर मेमोरी, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग द न्यू थिंग्स एंड न्यू इन्फॉर्मेशन और मेमोरी लॉस। ये सारे एक प्रकार के सिम्टम्स हैं। इन सबको जब कॉन्साइज किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसे हम डिमेंशिया टर्म देते हैं। मीन्स डिमेंशिया की कंडीशन में पेशेंट को हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। आते हैं अगर हम कॉज पर, तो अल्जाइमर डिजीज़ के कॉज में हम ये जानेंगे कि इसके बेसिकली दो मेन कॉज होते हैं, दैट आर प्लेग्स एंड टैंगल्स। अब हम बात करें अगर कि डिमेंशिया क्या है और डिमेंशिया के क्या कॉज हैं, तो डिमेंशिया उस वजह से होती है, ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें ब्रेन के सेल्स डैमेज हों, ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें ब्रेन के सेल्स डैमेज हों, उससे डिमेंशिया हो जाता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो बीमारी होती है जिससे डिमेंशिया होता है वो होती है अल्जाइमर डिजीज़, और अल्जाइमर डिजीज़ को कॉज करता है प्लेग्स एंड टैंगल्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पैथोफिजियोलॉजी हम शुरू करते हैं, तो प्लेग्स की पैथोफिजियोलॉजी पर आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक बाइलिपिड सेल मेम्ब्रेन है। बाइलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको दिख रहा है ये एक प्रोटीन है जिसका नाम होता है एपीपी प्रोटीन। एपीपी मतलब एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ये न्यूरॉन की ग्रोथ को व उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। मतलब जब भी कभी न्यूरॉन में कोई इंजरी होती है छोटी मोटी, तो उसको ये रिपेयर करने में एपीपी प्रोटीन हेल्प करता है। एपीपी प्रोटीन की एक और खासियत है कि ये खुद भी ब्रेक होता है थोड़ा थोड़ा और वापस रीयूज़ में आ जाता है। अब हम एपीपी प्रोटीन पर क्यों इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताने वाली चीज़ ये है कि एपीपी प्रोटीन का थोड़ा सा पार्ट सेल के अंदर है और थोड़ा सा पार्ट सेल के बाहर है। यहाँ पर क्या होता है कि एपीपी प्रोटीन के ऊपर कुछ एरियाज़ डिवाइडेड रहते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एंजाइम आता है, अपना एक्शन करता है, एपीपी प्रोटीन को तोड़ता है और उसके बाद उसका रीयूज़ होता है उसी पार्ट का। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक एंजाइम होता है हमारा अल्फ़ा सिक्रेटिन। अल्फ़ा सिक्रेटिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के इन एपीपी प्रोटीन को कट करता है। इसी तरह हमारा एक और एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं गामा सिक्रेटिन। गामा सिक्रेटिन भी एक साइट पर आकर के एपीपी प्रोटीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी अल्फ़ा सिक्रेटिन और गामा सिक्रेटिन के द्वारा जो भी दो पार्ट्स डिवाइड हुए हैं वो वाटर में सॉल्यूबल रहते हैं। इस वजह से एपीपी प्रोटीन जो होता है अपना डिज़ोल्व हो जाता है और नया एपीपी प्रोटीन का डेवलपमेंट हो जाता है। यहीं पर अगर एक और एंजाइम आ जाए, दैट इज़ अवर बीटा सिक्रेटिन। अगर बीटा सिक्रेटिन कहीं से भी स्टिमुलेट होकर के एपीपी प्रोटीन पर अपना एक्शन कर दिया, तो वो एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पर करता है जहाँ से एपीपी प्रोटीन का वाटर में सॉल्युबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मीन्स कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड तो हो जाता है, पर वो वापस से ना तो किसी के काम करने लायक रहता है, ना वो रीयूज़ हो पाता है और ना वो वाटर सोल्यूबल रहता है। तो वो एज अ प्लेग पूरी बॉडी में ऐसे टहलता है, सेल बॉडी में टहलता रहता है वो। अभी उसके टहलने की वजह से क्या होता है कि जैसे एक जगह पर इसने ऐसा काम किया, अभी सेम बीटा सिक्रेटिन दूसरे सेल पे गया, तीसरे पे गया, चौथे एपीपी प्रोटीन पर गया, तो एपीपी प्रोटीन्स के कुछ कुछ सेगमेंट्स एक जगह पर कलेक्ट होने लग जाते हैं। जहाँ पर इसका मास कलेक्शन हो जाता है उसको हम बोलते हैं बीटा एमाइलॉइड प्लेग। तो बीटा एमाइलॉइड प्लेग का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है। इसी बीटा एमाइलॉइड प्लेग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी रखते हैं। तो ये बीटा एमाइलॉइड प्लेग सेल के बाहर डेवलप होता है।
कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि जितने भी प्लेक्स होते हैं वो न्यूरॉन सेल के बाहर डेवलप होते हैं, जबकि जितने भी टैंगल्स होते हैं वो न्यूरॉन सेल के अंदर डेवलप होते हैं। अभी बीटा एमाइलॉइड प्लेक जो है वो न्यूरॉन सेल के बाहर डेवलप्ड है। इसका मतलब ये एक काम करता है कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन, सेल टू सेल जो सिग्नलिंग है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता है। मीन्स कि वहाँ पर सिग्नल का ब्लॉकेज होता है, इसकी वजह से जो भी सिग्नल है वो लेट पहुँचते हैं। वहाँ पर ये एज अ फॉरेन बॉडी काम करना शुरू करता है। फॉरेन बॉडी के काम करने की वजह से वो वहाँ पर कुछ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। उस इम्यून रिस्पॉन्स के प्रोड्यूस होने से वहाँ पर एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं और एंटीबॉडीज़ उस प्लेग के अगेंस्ट में काम करती हैं, जिस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेशन की कंडीशन में जितने भी उस एरिया के न्यूरॉन्स हैं उनका डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बीटा एमाइलॉइड प्लेग का दूसरा डीमेरिट ये है। यही प्लेग अगर किसी आसपास की ब्लड वेसल के सराउंडिंग में जाकर के कलेक्ट हो जाए तो वहाँ पर ये एक एक पैथोलॉजी कॉज कर देती है, जिसको हम बोलते हैं एमाइलॉइड एंजियोपैथी। एमाइलॉइड एंजियोपैथी की वजह से जो पर्टिकुलर वॉल के सराउंडिंग में ये बीटा एमाइलॉइड प्लेग कलेक्ट हुआ है वहाँ की वॉल हो जाती हैं वीक। उन वॉल्स के वीक होने की वजह से वहाँ पर माइल्ड हेमरेज शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो माइल्ड हेमरेज सीवियर हेमरेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं पर हम एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि जो हमारा अल्फा सिक्रेटिन था, जो नॉर्मली काम कर रहा था, वाटर सोल्यूबल फ्रेगमेंट्स बना रहा था। अल्फा सिक्रेटिन कंट्रोल होता है 2 जीन से, जिसका एक जीन होता है PSEN1। PSEN1 की लोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 14 पर, और इसी का ही दूसरा जीन होता है दैट इज़ PSEN2, जिसकी लोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 1 पर। अभी अगर क्रोमोसोम नंबर 1 या क्रोमोसोम नंबर 14 पर किसी भी तरह का म्यूटेशन आता है तो उस म्यूटेशन की वजह से जो अल्फ़ा सिक्रेटिन है वो अगर APP प्रोटीन पर काम करेगा जा करके, तो वो उसको उसके ओरिजिनल साइट से फ्रेगमेंट नहीं करेगा, उसकी साइट ऑफ फ्रेगमेंटेशन डिसलोकेट हो जाती है। इस डिसलोकेशन की वजह से जो भी फ्रेगमेंट APP प्रोटीन का बनेगा वो वाटर सोल्यूबल नहीं रहता है। उसके वाटर सोल्यूबल ना रहने की वजह से वो भी हमारा बीटा एमाइलॉइड प्लेग में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम इसको गामा एमाइलॉइड प्लेग कह सकते हैं, पर वो नहीं कहते हैं, उसको हम बीटा एमाइलॉइड प्लेग ही कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी को ही कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग समझते हैं टैंगल्स के बारे में। टैंगल्स के बारे में समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि न्यूरॉन्स में साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन जिससे न्यूरॉन्स स्टेबल रहते हैं, अपने शेप में रहते हैं, वो उनका साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ होता है। अभी हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है टाउ प्रोटीन्स। टाउ प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट यहीं पर हमें समझना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ही टाउ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी सबसे पहले हमारा प्लेक्स बन चुके हैं, तो जो भी प्लेक्स बाहर की तरफ प्रेजेंट हैं वो न्यूरॉन के सेल्स को, न्यूरॉन के सरफेस को स्टिमुलेट करते हैं। उनकी स्टिमुलेशन की वजह से एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं काइनेज। वो काइनेज एंजाइम अपने ऊपर कैरी करता है फॉस्फेटेज को। फॉस्फेटेज आता है और टाउ प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है। उसके इस स्टिमुलेशन की वजह से टाउ प्रोटीन अपना शेप चेंज करता है और माइक्रोट्यूब्यूल से डिसलॉज हो जाता है, यानी टूट जाता है, टूट के अलग हो जाता है। टाउ प्रोटीन का मेन काम था माइक्रोट्यूब्यूल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, पर ड्यू टू काइनेज कैरिंग फॉस्फेटेज टाउ प्रोटीन चेंजेस इट्स शेप और वहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल से वो डिसलॉज हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर जितने भी बहुत सारे टाउ प्रोटीन्स डिसलॉज होते हैं वो एक जगह पर कलेक्ट होने लग जाते हैं। उनके इस कलेक्शन को ही हम न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स बोलते हैं। अभी इन टैंगल्स की वजह से सेल्स की जो भी सिग्नलिंग है वो रुक जाती है और इस कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो भी अपने न्यूरॉन सेल्स हैं वो एक एपोप्टोसिस कंडीशन में चले जाते हैं। एपोप्टोसिस मतलब कि सेल्स खुद को मारने लग जाते हैं। सेल्फ डेड मतलब खुद से खुद को मारने की कंडीशन को एपोप्टोसिस बोलते हैं। इस वजह से जब एक मास नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में न्यूरॉन सेल्स मरने लगते हैं तो कंडीशन ब्रेन एट्रोफी तक जा सकती है। अब हम बात करते हैं
अल्जाइमर डिजीज़ के टाइप्स की। ये दो तरह का होता है, स्पोरेडिक एंड फैमिलियल। 90 to 95% केसेस में हमें स्पोरेडिक टाइप ही दिखता है और इसकी खासियत होती है कि ये एज के साथ में इंक्रीज़ होता है। अगर हम बात करें इसमें कौन सा जीन इन्वॉल्व है, तो इसमें APOE डैश स्मॉल ई और 4, इसका मतलब हुआ E4 एलील ऑफ एपोलिपोप्रोटीन ई जीन इन्वॉल्व रहता है। तो अगर ये आपको याद नहीं भी हो रहा है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, एग्ज़ाम पर्पस में APOE E4 जीन नाम याद आ जाए वही काफ़ी है। अब हम बात करें अगर फैमिलियल अल्जाइमर डिजीज़ की, तो फैमिलियल में एक डोमिनेंट जीन रहता है। डोमिनेंट जीन की वजह से इसका जो भी वो होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ होती है वो काफ़ी हाई रहती है, डिजीज़ का प्रोग्रेस रेट काफ़ी हाई रहता है। मीन्स एज़ कम्पेयर टू स्पोरेडिक, फैमिलियल डिजीज़ का प्रोग्रेशन रेट काफ़ी हाई रहता है। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि क्रोमोसोम नंबर 4 और क्रोमोसोम नंबर 1 में अगर कोई भी म्यूटेशन आता है तो अल्फ़ा सिक्रेटेज में म्यूटेशन आ जाता है। अल्फ़ा सिक्रेटेज की जो चॉपिंग साइट है वो चेंज हो जाती है, इस वजह से प्लेक्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है और प्लेक्स की वजह से टेंगल्स का फॉर्मेशन होगा, जिस वजह से एपोप्टोसिस होगा और ब्रेन अपने एट्रोफी कंडीशन में चला जाएगा। तो टाइप्स और पैथोफिजियोलॉजी से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम अल्जाइमर डिजीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स हमें स्टेज वाइज ज़्यादा दिखते हैं। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेशेंट की, वैसे वैसे उसमें प्लेक्स और टेंगल्स के अमाउंट बढ़ने लग जाते हैं। इन प्लेक्स और टेंगल्स के बढ़ने की वजह से उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट होते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें अर्ली स्टेज की, तो अर्ली स्टेज में ये डिज़ीज़ डिटेक्ट ही नहीं करी जा सकती, नॉन डिटेक्टेबल होती है, कोई सिम्टम नहीं आता, जबकि डिजीज़ डेवलप हो चुकी होती है। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है तो पेशेंट में कुछ कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में पेशेंट को क्या होता है कि जैसे उसने मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट किया तो अब वो आफ्टरनून में सोचता रह जाएगा कि मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। उसको इतना तो याद रहेगा कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, पर उसको ये नहीं याद रहेगा कि मैंने क्या खाया था। तो यहाँ से धीरे धीरे सिम्टम्स का शुरुआत होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है लॉस ऑफ मोटर स्किल्स। मतलब वो जो डेली रूटीन के काम हैं उनको भूलना स्टार्ट कर देगा। भूलना इन द सेंस कि उसको खाना खाना तो याद रहेगा, उसको भूख भी लगेगी, पर वो ये भूल जाएगा कि खाना खाते कैसे हैं, चम्मच कैसे पकड़ते हैं, अगर कोई गर्म चीज़ है तो उसको किस चीज़ से पकड़ते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको। बॉटल कैसे पकड़ते हैं, पानी कैसे पीते हैं, ये सारी उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। उसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ मोटर स्किल्स। इसके बाद धीरे धीरे और टाइम बीतेगा तो उसको दिक्कत आएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस से। शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस में वो ब्रेकफास्ट में क्या खाया ये भूल रहा था, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस में वो अपना नाम या अपने क्लोज रिलेटिव का, अपने मम्मी का, पापा का, बहनों का, इनका नाम भूल जाएगा। जैसे वाटर का कैन रखा हुआ है तो वो सोचेगा इसको क्या बोलते हैं, उसको याद नहीं आएगा। साबुन को वो देखेगा, साबुन का नाम नहीं याद आएगा। तो ये सारी समस्याएं उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस में आएंगी। जैसे जैसे कंडीशन और आगे बढ़ेगी तो पेशेंट का डिसओरिएंटेशन होना शुरू हो जाएगा। सबसे खतरनाक कंडीशन आ जाती है डिसओरिएंटेड स्टेज में। यहाँ पर पेशेंट को मालूम ही नहीं रहेगा कि वो है कहाँ पर। एक्चुअली में वो बाहर कहीं मार्केट में खड़ा रहेगा, जबकि उसको लगेगा कि वो अपने घर में है, अपने बेड पे लेटा हुआ है। तो ये कंडीशन सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में आ जाती है। डिसओरिएंटेशन के बाद भी अगर कुछ ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उसको, तो पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा, परमानेंट वो बेड पे रहेगा और धीरे धीरे उसके बाद लास्ट कंडीशन आ जाएगी जिसमें पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अगर हम अल्जाइमर के डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में सिर्फ इसका एक डायग्नोसिस होता है जो कि बहुत ही टफ प्रोसीजर होता है और उसको हम कहते हैं ब्रेन बायोप्सी। इसमें हम ब्रेन के पर्टिकुलर सेल्स को निकालते हैं और उसकी बायोप्सी करते हैं, जिससे हम इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाते हैं कि कौन से जीन में डिफेक्ट है या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं। कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, अभी तक ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो अल्जाइमर पर, कि वो डिसओरिएंटेड कंडीशन को रिवर्स बैक कर सके या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस को रिवर्स बैक कर सके। हाँ, जो भी मेडिसिन हैं वो एक पर्टिकुलर माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन ऑफ अल्जाइमर को एक जगह पर स्टेबल करने में समर्थ हैं।
इसमें हम कुछ मेडिसिन्स का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे डोनेपेजिल हो गई, या फिर गैलेंटामाइन हो गई, या फिर रिवास्टिगमिन हो गई। तो ये तो मेडिसिन्स कुछ डेवलप हो चुकी हैं, बाकी और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन्स अभी भी रिसर्च में और अंडर ट्रायल चल रही हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट अल्जाइमर डिजीज़। होप कि आप लोगों को समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।